हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम पहले मिल चुके हैं। हमने रिसर्च के बारे में समझा, हमने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को समझा और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। सो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं इस स्लाइड के थ्रू आपको समझाने वाली हूँ कुछ PYQs और MCQs के थ्रू रिसर्च के कॉन्सेप्ट को। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एप्लीकेशन कैसे होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो इस लेक्चर के थ्रू आज मैं आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, किस तरीके से यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है उस पर बन सकते हैं, सो वो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बार अपने रेजोल्यूशन को दोहरा लेते हैं, जो है नेट जेआरएफ जून 2022, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो मूविंग टू द क्वेश्चन, your first question is research is derived from। research किससे derive किया गया है? This is a very basic question, आपको पता होना चाहिए। research word जो है ये derive हुआ है आपका मिडल फ्रेंच से। this is derived from मिडल फ्रेंच। किस शब्द से इसको derive किया गया? इसको derive किया गया रिसर्चे वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू गो अबाउट फाइंड, सीकिंग और फाइंडिंग, मतलब कुछ ढूंढना। रिसर्च का मतलब ही है रिसर्च, मतलब फिर से कुछ ढूंढना। तो ये आपका डिराइव किया गया है मिडल फ्रेंच से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फ्रेंच। देखिए फ्रेंड, पिछली बार मैं क्या करती हूँ, अब तक मैं आपको साथ के साथ आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करवा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि आपने जो समझा था, आपने जो पिछली स्लाइड, पिछले लेक्चर्स में आपने समझा है, उसमें से आपको कितना कुछ समझ में आया है, कितना आप वो अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट आंसर्स नहीं रखे हैं। So moving to the next, research is basically, research क्या है? Is it a methodology of inquiry? Is a search of truth? Is a systematic exploration of facts? या फिर all of the above? देखिए फर्स्ट थिंग जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, ये चाहूंगी कि all of the above देखते ही आपको उस पर टूट नहीं पड़ना है कि ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट होगा। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। देखिए पहले यूजीसी फिर भी ये थोड़ा सा लीनियंटली दे देता था कि ऑल ऑफ द अबव आएगा आंसर, लेकिन पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि यूजीसी हैज़ बीन क्वाइट स्मार्टर, और उन्होंने अभी ऑल ऑफ द अबव में रॉन्ग आंसर भी देने शुरू कर दिए हैं। तो आपको ऑल ऑफ द अबव देखते ही वेरी केयरफुली बाकी ऑप्शंस को भी पहले एनालाइज करना है, ठीक है। सो रिसर्च आपको पता है, रिसर्च क्या होता है? रिसर्च इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ हाई ऑर्डर। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं, दिस इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन फिनोमिनन, इवेंट और एक्टिविटी। और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है इसमें? इसमें हम करते हैं सिस्टमैटिक और मेथोडोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। और आपको बताया था मैंने, हम ये किस लिए करते हैं? टू इंक्रीज द नॉलेज। तो ये जो कुछ बेसिक सा हमने इसकी रिसर्च के बारे में पढ़ा था, तो इसी को अप्लाई करते हुए हमें पता है इट इज़ अ मेथोडोलॉजी ऑफ इंक्वायरी। बिल्कुल है जी, हमने पढ़ा है इसको। दिस इज सिस्टमैटिक एंड मेथोडोलॉजिकल, तो मेथोडोलॉजी ऑफ इंक्वायरी। सर्च ऑफ ट्रूथ, डेफिनेटली हम कुछ ट्रूथ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे कभी भी इमेजिनरी चीज़ें नहीं होंगी, रिसर्च के लिए कभी भी आप इमेजिनरी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये हमेशा किसको फॉलो करेगी? ट्रूथ को। फिर आपका आएगा सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फैक्ट्स। बिल्कुल, देखिए रिसर्च जहाँ पे आ गया ना, रिसर्च, उसके साथ आपको सिस्टमैटिक वर्ड तो चिपका ही देना है, ठीक है, कि सिस्टमैटिक प्रोसीजर के बिना तो रिसर्च हो ही नहीं सकती। और फिर ये तीनों सही हैं, तो अब हम चूज कर सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट, रिसर्च इज बेस्ड ऑन, रिसर्च किस पे बेस्ड होती है? क्या ये साइंटिस्ट के आइडिया पे डिपेंड करती है, या एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड करती है, या साइंटिफिक मेथड्स पे डिपेंड करती है, या फिर सम जर्नल प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है? रिसर्च किसके ऊपर बेस होती है? सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ क्लियरली समझ लेनी है कि जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं, एक वर्ड तो हम यूज़ करते हैं सिस्टमैटिक, और दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक।
ठीक है। एक वर्ड है हमारा सिस्टमैटिक, दूसरा वर्ड है साइंटिफिक। सिस्टमैटिक मतलब हम एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक मतलब क्या है कि साइंटिफिक मतलब बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल। यहाँ पे हम बोलेंगे कि रूल्स और प्रिंसिपल्स यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं। सो ये हमेशा साइंटिफिक होती है रिसर्च, ठीक है। चाहे आप भले ही सोशल साइंस की रिसर्च कर रहे हो या नेचुरल साइंस की रिसर्च कर रहे हो या प्योर साइंस की, अप्लाइड साइंस की, किसी भी फील्ड की रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर साइंटिफिकली एक प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड रूल, प्रिंसिपल, रेगुलेशन के अंडर और एक सिस्टम के अंडर काम करना पड़ता है। सो अगर हमें बताना है तो डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट, कि साइंटिस्ट के आइडिया से तो कोई रिसर्च नहीं बन जाती, वो उस पर काम करते हैं तब वो रिसर्च बनती है। तो ये हो गया हमारा आंसर गलत। एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट रिसर्च को प्रूव करने का एक तरीका है। दिस इज नॉट द बेस ऑफ द रिसर्च। साइंटिफिक मेथड gonna be definitely gonna be the right answer. Some general principle, ये हो सकता है this is based on some general principle but not only based on this, ठीक है। So this is definitely based on scientific method. Moving to the next, a test of research aptitude for candidates of UGC NET is aimed at. देखिए, आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है कि आपके सिलेबस में रिसर्च एप्टीट्यूड यूजीसी नेट ने इन्वॉल्व किया है। इसको क्यों इन्वॉल्व किया गया, इसका पर्पस क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। प्रोवाइडिंग बेसिक आइडिया ऑफ सर्च टू द कैंडिडेट, स्क्रीनिंग द पर्सन हैविंग साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड। बैंड का मतलब होता है झुकाव, यहाँ पे बैंड का मतलब है यहाँ पे झुकाव। प्रोवाइडिंग अ डेटाबेस ऑफ फ्यूचर साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री टू द गवर्नमेंट, एंड लास्ट वन इज पुटिंग ऑब्स्टेकल्स, मतलब मुसीबत, यहाँ पे आएगा इसका मुसीबत, ठीक है। पुटिंग ऑब्स्टेकल्स टू द कैंडिडेट्स। तो इन चारों में से आपको क्या सही लग रहा है? मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपका मन तो कर रहा होगा हम डी क्लिक कर दें, बट हमें डी यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इसका यूजीसी का पर्पस बिल्कुल नहीं है कि हमारे लिए मुसीबत खड़ी करें। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोवाइडिंग बेसिक आइडिया टू द कैंडिडेट, आइडिया ऑफ सर्च टू द कैंडिडेट। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ आइडिया, रिसर्च का आइडिया देने के लिए कैंडिडेट को ये इन्वॉल्व किया गया है। इसका आंसर आएगा स्क्रीनिंग द पर्सन हैविंग साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड। देखिए, आपको रिसर्च के साथ दो वर्ड एसोसिएट किए गए थे हमने पिछली स्लाइड में, क्या कौन से? सिस्टमैटिक। ये दो वर्ड आप गांठ बांध लीजिए, 100% आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। दूसरा है साइंटिफिक। तो यहाँ पे जो है साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड, हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे बंदों को स्क्रीन मतलब चुनाव करने की कोशिश की जाती है, छट्टी करने की कोशिश की जाती है, जिनका साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड मतलब जिनका साइंटिफिक मेथड्स की तरफ झुकाव है। तो यहाँ पे रिसर्चर वही लोग बन सकते हैं जिनको किसी इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में और किसी चीज़ को, नई नॉलेज को जानने में इंटरेस्ट है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑफ पर्सन इन्वॉल्विंग साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गुड academic रिसर्चर इज डिपेंडेंट ऑन हिज टीचर। क्या एक अच्छा रिसर्चर अपने टीचर पे डिपेंड होता है, या फिर फॉलोअर ऑफ रिसर्च प्लान स्ट्रिक्टली, रिसर्च प्लान जो भी होता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। थर्ड इज ओपन माइंडेड एंड रेडिकल। ओपन माइंडेड मतलब खुले विचारों वाला, और रेडिकल मतलब कुछ चेंज को एक्सेप्ट करने वाला। और फोर्थ आपको दिया है, पूछा है हाईली नॉलेज, तो नॉलेजेबल आएगा ये, हाईली नॉलेजेबल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिसर्चर की क्वालिटी यहाँ पे उन्होंने पूछ ली। देखिए, अभी तक हम रिसर्च के बारे में बात करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि रिसर्चर की भी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, हम बात करें साइंटिफिक की, हम बात करें सिस्टमैटिक की, सो हम बात करें रिसर्च का एम और ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े हैं। उसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी नई नॉलेज को गेन करना, या फिर किसी पुराने किसी पुराने मतलब फिनोमिनन की एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करना, क्रिटिसाइज करना, उसको एग्जामिन करना। सो वो क्या होना चाहिए? डेफिनेटली ही शुड बी ओपन माइंडेड एंड रेडिकल। रेडिकल मतलब चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है। Next is, which thinking enables us to write statements and develop argument in a step-by-step coherent manner. तो सबसे पहले तो हमें coherent का मतलब पता होना चाहिए। coherent का मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से है, ये सब चीज़ें हैं।
तो यहाँ पे मैं कोहेरेंट का मतलब यहाँ पे लिख देती हूँ कि संगत, एकदम व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, तो विच थिंकिंग अनेबल अस टू राइट स्टेटमेंट्स एंड डेवलप आर्ग्यूमेंट इन अ स्टेप बाय स्टेप कोहेरेंट मैनर। कोहेरेंट को इंग्लिश में बोला जाता है आपका ऑर्डरली या फिर लॉजिकली। तो अगर आपको यहाँ पे कोहेरेंट का मतलब पता है तो आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आपको पता है एक्यूरेट थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग या फिर क्लियर थिंकिंग। देखिए क्लियर थिंकिंग, एक्यूरेट थिंकिंग, इसके जैसा कुछ होता नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है साइंटिफिक एंड लॉजिकल के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है, साइंटिफिक इज अ वे ऑफ डूइंग। ठीक है, वे ऑफ डूइंग। तो यहाँ पे जो आपका कोहेरेंट का सिनोनिम्स ही है वो आपका आंसर है, दैट इज लॉजिकल। सो लॉजिकल थिंकिंग अनेबल अस टू राइट स्टेटमेंट्स एंड डेवलप आर्ग्यूमेंट्स इन अ स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक सिस्टम के अंडर एक व्यवस्थित तरीके से, एक ऑर्डरली तरीके से, लॉजिकली आपको अनेबल करती है। मतलब आपको वो मतलब आप उस तरीके से लिख सकते हैं। कब? जब आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होगी। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑब्जेक्टिव को बहुत ध्यान से पढ़ा था पिछले लेक्चर में। हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, देखिए फटाफट से मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। गेन फैमिलियरिटी विद न्यू फिनोमिनन, कोई नई चीज आई है उसके रिगार्डिंग हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आपका रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज आप उसको रिव्यू कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, फिर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, फिर आप ऑफर कर रहे हैं, ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इशू, कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर, या फिर जनरेट न्यू नॉलेज। सो दीज वर सम ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिस्कस किए थे व्हेन वी वर डूइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। तो आपको बताना है, तो इसमें हमने क्या क्या कवर किया। टू बिकम फैमिलियर विद द फिनोमिनन, बिल्कुल सबसे पहला ही हमने ये डिस्कस किया था। फिर हमारा है ऑब्जेक्टिव टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस ऑफ कैजुअल कॉजल रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमने थर्ड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था, इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल के बीच में हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रिसर्च को। Next is your to determine the frequency with which something occurs or with it associated with something else। हमें यहाँ पे frequency पता करनी है कि कोई चीज़ कितनी बार अकर हो रही है, घट रही कोई घटना, और कुछ इससे जुड़े हुए अन्य इफेक्ट। तो हम कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली हम उससे रिलेटेड पहले डाटा इकट्ठा करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे, और उस रिजल्ट का हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन कहाँ पे। तो डेफिनेटली दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। तो अब हमें पहुंचना है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव पे, हमें डायरेक्टली जंप नहीं करना है। सबसे पहले हमें बाकी एस्पेक्ट्स को भी देखना है, और फिर अगर बाकी एस्पेक्ट उसमें फिट हो रहे हैं तो हम ऑल ऑफ द अबव टिक कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन पूछ लिया है अभी। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने जब आपको आपने देखा होगा, अगर आपने यूनिट 1 की कुछ लेक्चर्स है, उनमें मैंने जब डिस्कस करी थी एजुकेशन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, ये सब मैंने डिस्कस किया था। तब वहाँ पे हमने एजुकेशन का पर्पस डिस्कस किया था। देखिए कोई भी चीज़ किसी भी यूनिट में पूछी जा सकती है। यहाँ पे अभी ये एजुकेशन उठा लिया है टीचिंग वाले यूनिट से, और रिसर्च उठा लिया सेकेंड यूनिट से, तो दोनों को मिला के आपका एक क्वेश्चन बना दिया। सो द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन इज टू help in individuals' personal growth, increase the social prestige of an individual, increase individuals' market value of jobs, और help the individual to become an eminent educationist। मतलब एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए उसकी हेल्प करती है एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, एजुकेशन का पर्पस क्या था? एजुकेशन का पर्पस है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा वो होगा हेल्प इन इंडिविजुअल्स पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि एजुकेशन का पर्पस हमें अगर पता है ओवरऑल डेवलपमेंट है। एजुकेशन से आप अच्छा है, आपने अच्छी एजुकेशन की है तो डेफिनेटली आपकी प्रेस्टीज होती है, लेकिन इसका ये सिंगल मेन पर्पस नहीं है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप पढ़ेंगे कि उसकी लाइन क्या है, उसका बैंड किधर है, उसका झुकाव का। यहाँ पे आपको पूछा है मेन पर्पस, यानी कि जिसके लिए कोई चीज स्टैंड करती है। तो यहाँ पे आपके लिए मेन पर्पस क्या होगा अगर रिसर्च कर रहे हैं एजुकेशन में, तो हेल्प इन इंडिविजुअल पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि एजुकेशन का एम है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट।
Dear friends, moving to the next. Which of the following statement is not correct? आपको बताना है नॉट करेक्ट। तो सबसे पहली की है किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे क्वेश्चन पढ़ने की, ऑल्दो यू हैव टू मैनेज द टाइम, बट स्टिल आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम यू शुड बी वेरी अटेंटिव। तो इस क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है। पहला है एनी पर्सन कैन डू रिसर्च, research may be without a hypothesis, research requires library facility, research is not always systematic। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। एनी पर्सन कैन डू रिसर्च, बिल्कुल कोई भी पर्सन रिसर्च कर सकता है। आप वेदर कॉमर्स के हैं, साइंस के, मेडिकल फील्ड के हैं, या आर्ट के, या किसी भी फील्ड के हैं, आप अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। रिसर्च में बी विदाउट अ हाइपोथेसिस। देखिए फ्रेंड्स, रिसर्च के हम प्रोसेस में अगर कल हम पढ़ने वाले रिसर्च के, तो उसमें आपको पता चलेगा रिसर्च करने के लिए हाइपोथेसिस को एस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन अगर हाइपोथेसिस नहीं है तब भी रिसर्च हो सकती है। रिसर्च रिक्वायर्स लाइब्रेरी फैसिलिटी, बिल्कुल आपको लिटरेचर रिव्यू करने के लिए, आपको मेथड्स को जानने के लिए, टूल्स को जानने के लिए आपको बुक्स की जरूरत पड़ती है, और बुक्स आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है। तो रिसर्च इज नॉट ऑलवेज सिस्टमेटिक, ये क्या बोल रहे हैं? हमने तो शुरू से ही पढ़ा है रिसर्च के बारे में। 2 चीज क्या थी, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। रिसर्च साइंटिफिक है और सिस्टमेटिक है। ये तो भाई इन्होंने गड़बड़ कर दी, ये चीज तो गलत है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th वन बी योर राइट आंसर, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि रिसर्च हमेशा सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ना कि नॉट सिस्टमेटिक, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, इन रिसर्च रिलायबिलिटी इज दैट क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस विच प्रोवाइड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कल आज इससे पहले वाले लेक्चर में जब हम कैरेक्टरिस्टिक कर रहे थे, मैंने आपको एक चीज बताई थी, रिलायबिलिटी इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू वेरिफिएबिलिटी, करेक्ट। तो ये हमने कैसे याद किया था? ये हमने याद किया था आरसी और सीवी से। तो रिलायबिलिटी है तो वहां पे कंसिस्टेंसी वर्ड 100% आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है? रिलायबिलिटी में मैंने आपसे 3 चीजें डिस्कस की थी। रिलायबिलिटी के 3 आवर्स जब मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, तो वहां पे मैंने देखा था, आपने देखा होगा, रिपीटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। रिलायबिलिटी का मतलब ही क्या है कि अगर आप किसी रिसर्च एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए, ठीक है। आपने ये पढ़ा था उसमें। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आपको दिखा रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, और कहीं पे भी रिपीटेबिलिटी के साथ, रिपीटेबिलिटी 2 जगह पे है यहाँ पे, तो ये तो दोनों कट हो गई जिनमें रिपीटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आ गया स्पीड एंड रिपीटेबिलिटी। तो स्पीड का तो कुछ लेना देना नहीं है, हम कोई यहाँ पे रेस में तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, तो स्पीड होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी वुड बी द राइट। अगर आपको इसका मीनिंग पता है, रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप जितनी बार भी कोई एक्सपेरिमेंट दोहरा रहे हैं तो बार बार आपका रिजल्ट वही आना चाहिए, वही रिजल्ट बार बार आपका उस चीज को प्रूव करना चाहिए, तो वो आपकी रिसर्च रिलायबल मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको अभी दे दिया है स्टेटमेंट असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड फॉलोड बाय द यूजीसी। इसमें आपको ऐसे स्टेटमेंट दी हुई मिलेंगी और इनको सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। असर्शन क्या दिया है? असर्शन है अ रिसर्चर कैन ड्रॉ अ डेफिनेटिव कंक्लूजन इवन इफ देयर इज लिटल एविडेंस टू सपोर्ट इट। मतलब ये क्या बता रहा है कि कोई भी रिसर्चर एक डेफिनेट कंक्लूजन निकाल सकता है यदि यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत सबूत भी अवेलेबल हैं तो। रीजन दिया है स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस helps a researcher in drawing logically correct inference from the data। देखिए ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता है जो आपको सही डाटा से एकदम लॉजिकली करेक्ट जो भी इन्फ्रेंस है, जो भी कंक्लूजन है, वो निकालने के लिए हेल्प करता है। तो रीजन तो आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो असर्शन है ये यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया अगर थोड़ा बहुत भी सबूत है आपके पास तो आप डेफिनेटिव कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल। आपको इसके लिए प्रॉपर एविडेंस की जरूरत है, बहुत सारे एविडेंस की जरूरत है।
तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे आएगा आंसर 4th, जहाँ पे आपका A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन लिटिल एविडेंस के साथ आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। देखिए ऑब्जेक्टिव से आपके पास बार बार मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है यहाँ पे। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर्स, तो आपको इसको खुद अटेम्प्ट करना है। अभी हमने इसको किया है। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज नाउ बिकम द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट है कि थाउजेंड्स करोड़ रुपीज अभी हर साल बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे एलोकेट होने लग गया है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट? क्योंकि नाउ इट हैज बिकम द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, तो किन किन कारणों से? R&D रिफ्लेक्ट द ट्रू इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री। बिल्कुल, आपको किसी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करना है तो आप क्या करेंगे? आप रिसर्च यूज करेंगे। सो इट वाज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही। R&D टारगेट द ह्यूमन डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट को टारगेट करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इन व्हाट सेंस? ह्यूमन डेवलपमेंट इन द हेल्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट इन द education, human development in the employment, human development in the jobs। तो यहाँ पे क्या है? R&D के थ्रू हम देखते हैं कि क्या स्कोप है, किस फील्ड में किस तरीके से डेवलपमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट इज R&D कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द कंट्री। बिल्कुल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंट्री का बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी कंट्री में रिसर्च एक्टिविटीज बहुत हैं तो डेफिनेटली उस कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके इनकम के सोर्सेज ज़्यादा होंगे। जैसे जापान है, जापान में क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पे होती है। फिर आपका आएगा USA है। ये सब जो डेवलप्ड कंट्री है, क्यों है डेवलप्ड? वहाँ पे R&D एक्सटेंसिव लेवल पे की। तो आपका आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव। Moving to the next, the extent to which findings of a research study are generalizable। जनरलाइजेबिलिटी का हमने एक फीचर, इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, जिसका मतलब होता है सामान्यीकरण। यानी कि आपने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया है, जो हमने पढ़ा था, आप उस रिजल्ट को सैंपल से पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको बोला जाएगा जनरलेबिलिटी। तो ये जनरलेबिलिटी आपके इसमें पूछा है, तो जनरलेबिलिटी का सिनोनिम्स यहाँ पे है आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। वैलिडिटी हमने समझा था। वैलिडिटी क्या होती है? कि आपकी रिसर्च वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है जो आप मेजर करना चाह रहे हैं। मतलब आर यू स्टडी और आर योर स्टडी प्रोड्यूसिंग द सेम रिजल्ट एज यू आर इंटेंटेड टू मेजर। सो ये क्या है? दिस इज योर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर। सो इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी, इसके दो टाइप होते हैं, और एक्सटर्नल वैलिडिटी इज द सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स है। किसका सिनोनिम है? सिनोनिम्स ऑफ जेनरेबिलिटी। जेनरेबिलिटी ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी। ये तो आपको अभी खुद अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आई एम टेकिंग ए पॉज ऑफ 10 सेकेंड एंड यू ट्राई टू अटेम्प्ट इट एट योर ओन्स। चलिए, आई होप आपने कोशिश की होगी। कंसिस्टेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा है अब रिलायबिलिटी से, हमारा मतलब है वेरीफिएबिलिटी। वेरीफिएबिलिटी, ये तो कंसिस्टेंसी आते ही आपको कनेक्ट कर देना है और यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा थर्ड, रिलायबिलिटी। क्लियर? So moving to the next, which of the following is not the characteristic of a researcher? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रिसर्चर की? तो आपको यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और जो नोट वर्ड है उस पर फोकस हमेशा करना है। तो ही इज अ स्पेशलिस्ट रेदर देन ए जर्नलिस्ट। यहाँ पे पूछा बताया गया है कि वो स्पेशलिस्ट होता है रेदर देन अ जर्नलिस्ट। डेफिनेटली देखिए, कोई भी रिसर्चर होता है तो वो जर्नल लेवल पे रिसर्च नहीं करता है, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाता है, एक स्पेसिफिक इशू उठाता है और उसके रिगार्डिंग रिसर्च करता है। तो डेफिनेटली ही इज अ स्पेशलिस्ट रेदर देन अ जर्नलिस्ट। तो ये तो होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, का मतलब ये आंसर नहीं होगा।
फिर आएगा ही इज इंडस्ट्रियस एंड परसिस्टेंट ऑन द ट्रेल ऑफ डिस्कवरी। यानी कि रिसर्च क्या है, रिसर्च आपका एक लंबे टाइम तक चलने वाली एक्टिविटी है। तो वहाँ पे क्या चाहिए, वहाँ पे आपको जिस जोश के साथ आप रिसर्च शुरू करते हैं, आपको उसके साथ परसिस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि वो आपका बना रहना चाहिए जब तक आपकी डिस्कवरी चल रही है। तो ये तो होना चाहिए, डेफिनेटली आंसर नहीं होगा। ही इज नॉट इंस्पिरेशनल टू हिज चूजन फील्ड बट एक्सेप्ट्स द रियलिटी। देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि वो बहुत इंस्पिरेशनल नहीं है उसने जो फील्ड चूज किया है, यानी कि यहाँ पे वो अपने फील्ड से पर्सनली नहीं अटैच हो रहा है, जो कि हमने ऑब्जेक्टिविटी के अंदर पढ़ा था। लेकिन वो जो भी उस फील्ड से रिलेटेड रियलिटी है वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये तो क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिविटी के अंदर। फिर है ही मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन स्टैटिस्टिक। देखिए आपको देख के ये 100% लग रहा होगा कि रिसर्च कर रहे हैं तो हमें स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन द फैक्ट इज दैट कि यहाँ पे एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको यू नीड टू स्टडी द स्टैटिस्टिक इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कंडक्ट रिसर्च। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपने रिसर्च करने के लिए स्टैटिस्टिक का थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना ज़रूरी है, आपने पढ़ी हुई हो स्टैटिस्टिक, लेकिन एक्सपर्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। योर आंसर इज फोर्थ। मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following statement best reflects the meaning and characteristic of research? यहाँ पे दोनों में से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। रिसर्च मीन्स चैलेंजिंग द स्टेटस को। स्टेटस को क्या मतलब है, जो अभी करंट सिचुएशन है उसको चैलेंज करना, या फिर करंट फाइंडिंग्स हैं, करंट फाइंडिंग्स है उनको चैलेंज करना। रिसर्च इज एन एंडेवर टू कलेक्ट डाटा कलेक्ट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि ये एक प्रयास है फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। लेकिन रिसर्च सिर्फ इतना नहीं है, रिसर्च के प्रोसेस का एक पार्ट है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, बट रिसर्च इटसेल्फ इज नॉट द ऑल अबाउट कलेक्शन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली यहाँ पे बी हमारा कट हो जाएगा। रिसर्च इज एन सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, ये डिडक्टिव और इंडक्टिव प्रोसेस का मिलके बना है, कॉम्बिनेशन है ये उसका। के बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है, तो बट ये पॉइंट आने वाला है इसमें। रिसर्च मीन्स प्रूविंग वंस असर्शन एंड बिलीफ, यानी कि आपको जो लगता है उसको प्रूव करने का एक मीडियम है, उसको प्रूव करने का एक साधन है रिसर्च, आपके अपने पर्सनल बिलीफ को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्च में अगर आप अपने असर्शन, अपने बिलीफ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यू आर बीइंग बायस्ड, और जो कि रिसर्च में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं आएगा। तो क्या क्या आएगा आपका अभी तक, तो ये आएगा, सी आएगा। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से भी जाएं तो हम यहाँ पे बी और डी को एलिमिनेट अगर कर देते हैं तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं, अभी ये दोनों ऑप्शन बचते हैं। तो चलिए ई स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। रिसर्च इज अ केयरफुल रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड स्टडीज। हमने पढ़ा था रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर भी कि रिसर्च क्या है। रिसर्च कैन बी द रिव्यू, सिर्फ नई नॉलेज जनरेट करना रिसर्च है ये जरूरी नहीं है। इट कैन बी रिव्यू एंड सिंथेसिस, इट कैन बी रिव्यू और सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो ये भी बिल्कुल आएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसर्च इज अ क्रिटिकल पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज। तो कहीं ना कहीं आपका क्रिटिकल नॉलेज भी आएगा यहाँ पे, और पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज यानी कि आपको उसको सर्च करने का। देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक पूछा है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्ट, ये वर्ड पे मैं आपको फोकस करना चाह रही हूँ। जब आपको इसमें से एक बेस्ट चूज करना है तो आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है जहाँ पे ए भी आ जाए सी भी आ जाए, तो फिर वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव में हम लोग केयरफुल रिव्यू को कंसीडर करते हैं, लेकिन उसके मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया होता तो डेफिनेटली याद आता, लेकिन अब ये थोड़ा डाउटफुल है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, द क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज। देखिए रिसर्च है ही क्या, रिसर्च इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमिनन विच इंक्लूड्स the collection, presentation, analysis and interpretation of facts
that lines an individual speculation with reality, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो इमेजिनेशन है, हमने जो एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया उसको प्रूव करने के लिए हम कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए to be passionate about the research, you should be passionate for exploring the new knowledge, तो डेफिनेटली इट इज कवर्ड अंडर द मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो अगर हमें चूज करना है तो हमें ई को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द ऑब्जेक्टिव नॉट इंक्लूडेड इन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया आपने, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ के करते तो डेफिनेटली आप करते ई, ए, सी और ई, लेकिन ये वैसे भी ऑप्शन में भी नहीं है कहीं पे, और अगर ऑप्शन में भी होता तो ये आप एकदम यहाँ पे रॉन्ग हो जाते, क्योंकि आपको यहाँ पे एफ में दिखा है कि क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च का मतलब ही है रिसर्च, यानी कि सर्च फॉर नॉलेज। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट, रिसर्च एम्स एट, यहाँ पे इसने ऑब्जेक्टिव पूछ लिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि फोकस कहाँ पे है। यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव पूछ लिया है। सो वेरीफाई द एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। एक्वायरिंग द न्यू नॉलेज, बिल्कुल ये भी आएगा। फिलिंग द मिसिंग लिंक्स इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि फिलिंग द गैप्स, हाँ बिल्कुल, जो भी नॉलेज में गैप है उसको फिल करने के लिए एक रिसर्चर फर्दर रिसर्च करता है। तो इसका मतलब ये चारों ही इस पे आएंगे। सो वेरी इजी। मूविंग टू द नेक्स्ट, साइंटिफिक मेथड्स यूज्ड इन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं रिसर्च है, रिसर्च है तो क्या होगा भैया, साइंटिफिक मेथड होंगे। साइंटिफिक मेथड का मतलब ये नहीं है कि आप इसको सिर्फ तो प्योर साइंस के प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, इसको आप सोशल साइंस, अप्लाइड साइंस कहीं पे भी आप यूज करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए एंड बी। कोई भी रिसर्च का आपका एरिया है लेकिन वहां पे साइंटिफिक मेथड्स डेफिनेटली यूज होंगे। साइंटिफिक मेथड्स का मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपका कोई प्रॉपर प्रोसीजर है, सिस्टमेटिक इंक्वायरी है, वो आपकी साइंटिफिक मेथड। और रिसर्च इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। देखिए यहाँ पे रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आपको पता है ये ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि आप, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है रिव्यू लिटरेचर, इसके एक प्रोसेस का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। okay, this is not the main objective to summarize what is already known, this is also the part of process to get an academic degree। ये तो कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है रिसर्च का कि सब लोग एकेडमिक डिग्री पाने के लिए रिसर्च करते हैं। तो अब हमारे पास ओनली वन ऑप्शन इज हियर, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप ये नई न्यू नॉलेज की बात भी कर रहे हैं और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं रिव्यू की भी, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो इन दोनों ही पर्पस के लिए रिसर्च को किया जाता है। यहाँ पे हम नई नॉलेज के क्रिएशन पे भी ध्यान देते हैं और पुरानी नॉलेज के रिव्यू पे भी हम फोकस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विच हैज एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ थिंकिंग and the development of mathematical concept। research, test, equation, demonstration मतलब कुछ दिखा के। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा रिसर्च। देखिए आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछा गया है कि रिसर्च हैज एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ थिंकिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है, आप यहाँ पे नए नए फॉर्मूलाज जनरेट कर रहे हो, या फिर कोई और प्रिंसिपल आप जनरेट कर रहे हो। मूविंग टू द नेक्स्ट, इन द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन बिलो विच ऑफ देम ऑफर ए सुटेबल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। यहाँ पे आपको सुटेबल डेफिनेशन बतानी है रिसर्च की। तो रिसर्च मीन्स अ रिपीटेड सर्च। देखिए सर्च, ठीक है, री का मतलब होता है दोबारा, सर्च का मतलब होता है खोज करना। तो ये वर्ड से तो आपको लगेगा कि दिस इज जस्ट द मीन्स रिपीटेड रिसर्च, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है।
आप सेम वर्क को अगर रिपीट करते हैं किसी के किए हुए काम को, जहाँ पे रिपीटेशन आ गया वहाँ पे रिसर्च नहीं आएगा। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आप डुप्लीकेशन कर रहे हो। तो आपको अगर किसी का किया हुआ काम का आप रिव्यू कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो यू शुड प्रोड्यूस सम न्यू थिंग्स, यू शुड प्रोड्यूस सम न्यू नॉलेज। आपको वहां से कुछ नया निकाल के लाना है, ठीक है। तो दिस डेफिनेटली नॉट गोना बी इन द आंसर लिस्ट। तो आप देखेंगे 1 को अगर आप काट देते हैं तो ये 2 ऑप्शन आपके यहाँ से कट हो जाते हैं। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट को हम पढ़ते हैं, रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है, रिसर्च स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम, और किस लिए किया जाता है, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। और उसको सॉल्यूशन को क्या बोला गया यहाँ पे, आंसर। नेक्स्ट इज रिसर्च प्रोवाइड्स एन ऑथेंटिक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको अनऑथेंटिक सॉल्यूशन दिया जाता है, एकदम प्रूफ के साथ वो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। ऑथेंटिक का मतलब क्या हो गया, विश्वास करने लायक, विश्वास करना। नेक्स्ट इज रिसर्च इज एन एंडेवर टू प्रूव वंस हाइपोथेसिस। देखिए हमने हाइपोथेसिस कह लो, वंस हाइपोथेसिस कह लो, या फिर असर्शन कह लो उसके, या फिर उसके बिलीफ कह लो, ये उसको प्रूव करने की कोशिश नहीं है। यहाँ पे आपको पूछा है कि डेफिनेशन बतानी है रिसर्च की, तो ये कहीं पे भी नहीं करता। तो अभी आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, उसमें आप 6 पॉइंट और पढ़ लेते हैं। रिसर्च मीन्स ड्रॉइंग अ सैंपल फ्रॉम द डिफाइंड पॉपुलेशन, सॉरी आई एम रॉन्ग हेयर। रिसर्च इज अ मीनिंग गिवन, हाँ रिसर्च इज अ मीनिंग गिवन प्रोसेस, करेक्ट। रिसर्च एक मीनिंग गिवन प्रोसेस है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हाँ कोई भी टर्म है, कोई भी आपकी स्टेटमेंट है, आप उसको मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली इट गोना बी इन योर आंसर लिस्ट। नेक्स्ट इज रिसर्च मीन्स ड्रॉइंग अ सैंपल फ्रॉम द डिफाइंड पॉपुलेशन। ये इसका मीनिंग थोड़ी है, ये तो रिसर्च प्रोसेस का एक पार्ट है। तो आपको यहाँ पे देखिए, अगर आपने रिसर्च पढ़ी है और ऊपर ऊपर से पढ़ ली है, तो आपको डेफिनेटली 6th ऑप्शन भी लगेगा कि हाँ बिल्कुल, रिसर्च में तो हम सैंपल ड्रॉ करते हैं, लेकिन आपको देखना है कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे आपसे पूछा गया है डेफिनेशन बतानी है, तो इट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो आपको वो, आपके पास जो नॉलेज है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते भी आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बात करें मीनिंग की तो क्या इंक्लूड करना है, अगर आप बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स की तो आपको क्या इंक्लूड करना है, अगर आप बात करें प्रोसेस की तो आपको क्या इंक्लूड। आई होप फ्रेंड्स आज के इस इतने क्वेश्चंस को करने के बाद आपको रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम क्लियर हो गई होंगी कि आपसे उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आई होप यू आर इन अ स्टेट कि आप उसको करेक्टली आंसर कर सकते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स। एंड कल हम शुरू करने वाले हैं इसी तरह से रिसर्च के टाइप्स और रिसर्च के प्रोसेस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।